हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। खैर, स्वागत करता हूँ आप। और यहाँ पे हम सीयूटी की तैयारी में लगे हुए हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको गैल्वेनिक शेल करवाया था। अब उससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में, या इससे पहले कुछ और कंसंट्रेशन, कुछ और टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि देखो, कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, लास्ट क्लास का रिपीट करता हूँ। हमने गैल्वेनिक शेल पढ़ी। गैल्वेनिक शेल के अंदर मैंने कहा कि भाई दो हाफ शेल्स होती हैं। दोनों हाफ शेल के अंदर एक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो दूसरे में रिडक्शन रिएक्शन होती है। दो टाइप के इलेक्ट्रोड यूज किए थे, एक जेडन का इलेक्ट्रोड यूज किया था और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया था। जहां जिंक का इलेक्ट्रोड यूज किया वहां पे ZnSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, और जहां पे कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया वहां पे CuSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया। एक सोल्ट ब्रिज भी यूज किया, उसके अंदर अगर अगर मिक्सचर डाला। और अगर अगर मिक्सचर ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि इनर्ट सॉल्ट या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4Cl हो गया। गैल्वेनिक शेल का जो पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट के बराबर होता है। तो मैं ये चीज़ें करवा चुका हूँ आपको, आप उसे रिपीट जरूर करें क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन बताया, हाउ टू कैलकुलेट द शेल पोटेंशियल। नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके आप लिख सकते हो कि ई नोट ऑफ द शेल -0.0591 डिवाइडेड बाय n इनटू log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा सिंपल सा लिखा हुआ मिलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा। खैर, अब यहाँ पे बात करेंगे। देखो, जनरली हमारे पास में ना कंडक्टर्स की बात करें, जनरली मैं आपसे ये कहूँ कि कंडक्टर किसे कहते हो। कंडक्टर मतलब ऐसे सब्सटेंसेस या द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी इनटू देम, कि ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, आप उनको कंडक्टर कहते हो। अब जनरली कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। कंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? फर्स्ट जो होता है, आप ये कह दोगे कि भाई मेटालिक कंडक्टर होता है। और सेकंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब मेटालिक कंडक्टर जनरली आप देख सकते हो, जितनी भी वायर्स होती हैं, हमारी मेटल की जो वायर्स होती हैं, उनमें उनको मेटालिक कंडक्टर कहा जाता है। एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस। अब यहाँ पे जनरली हम बात करें कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, द कंडक्टिविटी इन मेटालिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू द, हम ये कहेंगे, प्रोपगेशन और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर हम कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे होता है कि कंडक्टिविटी इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस या मूवमेंट ऑफ आयंस। दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे आयंस की वजह से होता है। तो अब इन्हीं चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक है मेरा वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब सच सब्सटेंसेस which allow to pass electricity from them, they are fused state or in aqueous solution and undergo chemical decomposition are called electrolytic conductors. For example, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, NaCl का aqueous solution of NaCl, या KCl का aqueous solution, या NaOH का aqueous, ये सभी के सभी क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। एज इलेक्ट्रोलाइट ये बिहेव करते हैं। कि हम ये कह देंगे जनरली कि ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे एक्वस सॉल्यूशंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा सकती हो या जो अपने आयंस के अंदर डीकंपोज हो जाते हो, आप उनको क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहां ये नहीं होता कि भाई स्ट्रॉन्ग कि भाई आप इसे तोड़ नहीं सकते या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स which are dissociates or decomposed completely into its constituent ions on passing electricity or on dissolving in aqueous solutions। भाई कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको जैसे ही किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व किया जाए तो ये कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप NaCl ले सकते हो, HCl ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, K2SO4, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं। देन सेकंड हम बात करें यहाँ पे कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो जनरली हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो दीज आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स which do not dissociates completely in aqueous solution or passing electricity into them। ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पूरे तरीके से या पूरी तरह से
डिसोसिएट नहीं होते हैं उनके आयंस में, तो आप उनको क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब यहां पे इनका रोल क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जनरली ना ये सारे के सारे मैंने कहा ना साल्ट्स होते हैं या एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं। यहां पे मैंने लिखा है CH3COOH, जब भी इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये इस तरीके से टूटता है कि CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। अब आप कहेंगे कि सर ये टूट तो गया, डिकम्पोज तो हो गया, लेकिन अगर हम यहां परसेंटेज देखें, मानो कि मैंने 100% यहां इसका लिया CH3COH एसिटिक एसिड का लिया, तो इसका जो डिकम्पोजिशन होगा ये 100 का 100% नहीं होगा, समथिंग अबाउट 90%, 80%, 50%, 60% डिकम्पोजिशन होगा। बाकी एज इट इज एसिटिक एसिड बचा रहेगा हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे मैं ये कहूं कि भाई NaCl एक्वस है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस के अंदर। अगर मैंने 100% लिया है तो मानो कि 100% ही डिकम्पोजिशन होगा, इसमें कम या ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, बशर्ते डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ सोलवेंट आपने कितना लिया है। एक सुटेबल अमाउंट ऑफ सोलवेंट के अंदर इनका डिकम्पोजिशन कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है या कंप्लीटली डिकम्पोजिशन होता है इनके आयंस के अंदर। अब हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। पे अगली स्लाइड में क्या है, देखो मैंने ये कहा, मैंने शुरुआत में आपको ये बोला कि भाई जो वोल्टिक सेल होती है, डेनियल शेल होती है, उसका सेल पोटेंशियल जो होता है वो 1.1 वोल्ट के बराबर होता है, इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। बट समटाइम्स हम ये कहें कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड, देयर इज कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक हाफ शेल है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो सॉल्यूशन है ZnSO4 का, और यहां जो इलेक्ट्रोड यूज किया है मैंने वो Zn का यूज किया है, और मैं ये कह दूं इस अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो, तो आप नहीं बता पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर से रिपीट करवाना चाहूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसे कहते हैं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। एक किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी जिसमें उसका ऑक्सीडेशन होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, या रिडक्शन होता है, या वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा, आप ऐसा कब करेंगे, या ऐसा कैसे आपको पता लगेगा। तो जनरल सी बात है कि यहां पे अकेला एक इलेक्ट्रोड ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी कोई लेने वाला भी तो चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि कोई देने वाला भी चाहिए। तो यहां जनरल सी बात है कि आप किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड को या सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर यहां पे आप यूज करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इट इज द टाइप, इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ शेल ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, या हम ये कह दें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। अच्छा है क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा, तो यहां पे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑफन एब्रिवेटेड टू SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है इसे, या SHE बोल देते हैं प्यार से। अब बात करें आगे, एंड इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिक्लेयर टू बी जीरो। अब ये याद रखना, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अज्यूम किया जाता है, बहुत बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टू बी जीरो फॉर वाई। अब यहां पे इसका रीजन ये है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो एंड इट इज अज्यूम्ड टू बी जीरो, ऐसा मान लिया जाता है एट 298 केल्विन। तो यहां पे एक चीज क्लियर होगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कितना है, जीरो के बराबर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। द नेक्स्ट कहता है कि भाई अगर आप जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे कनेक्ट करके आएगा, जिस भी दूसरे इलेक्ट्रोड से इसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि इसका तो जीरो है, अगर इसका जीरो है तो जो शेल इसके साथ में कंप्लीट करोगे तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो उसी इलेक्ट्रोड का होगा। यहां पे कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, कहते हैं द हाफ शेल रिएक्शन ऑफ SHE कैन बी रिटन एज 2H पॉजिटिव आयंस और इट विल बी गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू H2। यहां अच्छा ये ऐसे भी काम कर सकता है कि H2 गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू
2H प्लस आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और इसका रिडक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है ना, इसीलिए तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है इसका। अब यहां पे इसकी जो बनावट है, आई मीन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसे कैसे देखा जाता है, तो यहां सुनिएगा। देखो यहां सबसे पहले यहां एक बीकर लिया गया, जो आपको स्क्रीन में आराम से दिखाई दे रहा है। बीकर लिया, इस बीकर के अंदर ना एक इन्वर्टेड इस टाइप की एक ग्लास मटेरियल ले लिया गया और इसके अंदर एक वायर डाली। इस वायर के साथ में प्लेटिनम ब्लैक कोटेड प्लेटिनम को अटैच किया गया। ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है और 1 मोलर सॉल्यूशन होता है H प्लस आयन का। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H प्लस एक्वस सॉल्यूशन यहां से पास करवाई जाती है हाइड्रोजन गैस, तब जाके ये वर्क करता है। इस मानो इसके साथ में किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो इस वायर से उस दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, शेल पोटेंशियल चेक करेंगे और फिर यहां से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाता है। तो जनरली आपको याद ये रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां यूज होता है, तो आप यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहां पे यूज होता है, तो आप कहेंगे इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे आता है कुछ टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस and may be defined as A's with which electric current flows through a conductor। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे आपको समझाना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। करंट को फ्लो होने से जो रोकता है किसी भी कंडक्टर में, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। अब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई मीन रेजिस्टेंस जो है, जितना लंबाई जितनी ज्यादा कंडक्टर की होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। प्रतिरोध बोलते हैं आप इसे हिंदी में। जितना ही हम ये कहें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उतना ही ये जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। इट मींस अब यहां पे अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो रेजिस्टेंस है इसे आप ऐसे लिखते हो, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर मैं यूज करता हूं रो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन A। ये जो है यहां पे, अब आप ये देखो कि मैंने रो यूज किया, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और आप इसे रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हो। इसे किसके नाम से जानते हो? रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हो। आप इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बुला सकते हो। क्या बुला सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आप इसे बुला सकते हैं। R विल बी इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन A। अब यहां मेरी काम की बात यह है, सुनना जरा ध्यान से। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, देन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ध्यान रखना, जब रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के बराबर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर या रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। अगर लेंथ की वैल्यू मतलब ये 1 के बराबर है और ये 1 के बराबर। तो आशा करता हूं कि आपको रेजिस्टेंस अच्छे से समझ आया होगा। अब आप समझो, अब आप समझेंगे क्या कि G विल बी द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है ना। अब इसकी जो यूनिट होगी, रेजिस्टिविटी उल्टा होता है ना, तो या तो आप महो लिख सकते हो या ओम इनवर्स लिख सकते हो या साइमन भी लिख सकते हो। यहां पे जनरली आप बात करें, नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। जिस तरीके से आपने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया या रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया, सिमिलरली हमें कंडक्टिविटी के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो कंडक्टेंस इज अब यहां कहेंगे कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। अब सिमिलरली यहां पे रेजिस्टिविटी जो होगी वो रेसिप्रोकल होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के या कंडक्टिविटी के बराबर। अब यहां ना हम या क्या निकालते, हम के निकालते। इसे ना कापा कहा जाता है, ये याद रखना। कापा ये साइन जो है वो कापा का साइन है। आप जनरली कह देते हो कि ये के है, कापा बोलते हैं आप इसे। कापा जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन रो के। अगर यहां से आप रो निकालना चाहें तो जरा देखो ना
कि अगर रो को कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो किसके बराबर आता है 1/r मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां जो L/A है, इस वाले फॉर्मूले में आप इसे G स्टार का नाम दे सकते हैं। G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, किसके बराबर होता है ये, सेल कांस्टेंट के। तो आप जनरली आप यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहां कि कापा विल बी इक्वल्स टू G मल्टीप्लाइड बाय G स्टार। G क्या है, कंडक्टेंस है, कहां से आया 1/r से आया। L/A क्या है, शेल कांस्टेंट है, जैसे हमने G स्टार का नाम दिया है। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे हमारी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो। हाँ भाई, तो द नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन। कंडक्टिविटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। ये तो जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या किस प्रकार से आयंस में डिकम्पोज होता है। उसके बाद साइज ऑफ आयंस, बहुत ज्यादा बड़ा साइज होता है आयंस का तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। बहुत कम होता है तो आयंस के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो एक एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए आयंस का, जो सॉल्वेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में नेचर ऑफ सॉल्वेंट, भाई ये भी जरूरी है कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उसमें डालने पर, जो इलेक्ट्रोलाइट डालने पर वो आयंस में डिकम्पोज हो जाता है या नहीं। मतलब जनरली हम यहाँ लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं। उसके बाद में कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना अमाउंट डाला है आपने, उसके कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, या टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड करते हैं, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ आयंस उतना ही हम यह कह सकते हैं कि आयंस, नंबर ऑफ आयंस और ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है मोलर कंडक्टिविटी। इसके बारे में सिर्फ इतना सा समझे कि कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मैंने लिखा भी है, इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। या आप सीधा कह सकते हो कि कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है। एंड द कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी का, तो होता है लैम्डा एम विल बी इक्वल्स टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी एम। मैंने यहां सी लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है, मोलैरिटी ही होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। यूनिट्स निकालना चाहेंगे आप, नीचे कॉन्सेंट्रेशन है, मींस कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स होती है मोल लीटर इनवर्स। तो जनरल सी बात है, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर भी इसकी यूनिट होती है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स होती है। द नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, तो हम ये कहेंगे कि 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी सॉल्यूशन में डिसोल्व किया जाता है और उससे जितनी कंडक्टिविटी हमें मिलती है उसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाता है। मतलब इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 ग्राम ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्ज इलेक्ट्रोड एट ए 1 सेंटीमीटर अपार्ट। यहां लैम्डा इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, बस जहां मैंने मोलर कंडक्टिविटी में m लिया या c लिया, कंसंट्रेशन ली, यहां पे आप नॉर्मेलिटी ले लेंगे। मतलब कि k मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, इतना आप कर सकते हैं इस तरीके से। द नेक्स्ट जो टर्म आती है वो बहुत काम की चीज है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन क्या होता है इसे समझो, कि एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे आप तो वो क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। अब इसका कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जनरल सी बात है, हमें समझना चाहिए कि भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। दो चीजें हैं, हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो कंडक्टिविटी, दूसरा मोलर कंडक्टिविटी। अब कहता है कि भाई अगर आप डाइल्यूट करते हो, मानो एक एग्जांपल आप लीजिएगा कि आपने 1 लीटर वाटर लिया,
इसके अंदर 10 ग्राम ऑफ NaCl आपने डिजोल्व किया या 50 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व किया, डिकम्पोजिशन हुआ, आयंस में टूटे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आप अमाउंट ऑफ वाटर को आप 2 लीटर कर देते हो, आपका इलेक्ट्रोलाइट उतना ही है, तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है, जो करंट कैरी करते हैं, वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। इसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो आप क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन because number of ions per unit volume decreases but molar conductivity will be increases। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, देखो मैंने लिखा है इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी कुछ ऐसा होता है, लैम्डा m विल बी इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। और जैसे जैसे आप सोलवेंट बढ़ाते हो तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, और हेयर लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी। मतलब कि मोलैरिटी घटेगी तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन ए सॉल्यूशन। जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है क्लाउर्च लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, देखो जनरली हम यहां पे मैं आपको बात करूं कि इन कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करूंगा कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है और किस प्रकार से फर्क पड़ता है। कहता है कि अब दूसरी बात, यहां किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है या कैलकुलेट करनी है तो क्लार्च लॉ ये कहता है, इट स्टेट्स दैट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of all the positive or negative ions present in the solution या in the electrolyte। कि हर इसके अकॉर्डिंग कहता है कि हर एक आयन अपनी खुद की कंडक्टिविटी रखता है। मतलब कि यहां पे हम जनरल सी बात ये कहें कि अगर NaCl है तो NaCl में जो Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है और Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव आयंस अपनी खुद की मोलर कंडक्टिविटी रखते हैं, Cl नेगेटिव अपनी खुद की मोलर कंडक्टिविटी रखते हैं। तो ये कहता है कि अगर आपको टोटल NaCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है तो मोलर कंडक्टिविटीज को जोड़ दो, पॉजिटिव आयंस की और नेगेटिव आयंस को ऐड कर दो, तब आपको क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। इट मींस हम यहां ये कहें कि लैम्डा ऑफ NaCl, लैम्डा नोट ऑफ NaCl, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl कैलकुलेट करना है तो हम ये लिख देंगे लैम्डा नोट ऑफ Na पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl माइनस आयन। तो आप यहां से मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। काम कहां आता है, काम आता है जब भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजेस ऑफ क्लार्च लॉ कहां कहां यूज होता है, तो यहां पे होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आई मीन सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा निकाल सकते हो। मतलब कैलकुलेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहां पे। देन नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। मैंने कहा ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो बहुत लेस डिसोल्व होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो उनकी सोल्युबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या आता है, क्लार्च लॉ आता है। उसके बाद में मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर कंडक्टिविटीज को किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके हेल्प से, क्लार्च लॉ की हेल्प से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट उसके अंदर वीडियो के अंदर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ साथ जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।